सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल स्टेज। इक्वल स्टेज मतलब जब कोई प्रोसेस जितना आगे जा रहा होता है उतना ही पीछे आ रहा होता है, उसे हम इक्विलिब्रियम की स्टेज कहते हैं। एक स्टेज है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने एक एस्केलेटर देखा, आप लोगों ने एस्केलेटर देखे होंगे जो मॉल्स वगैरह में, मेट्रोस में लगे होते हैं, उसके पीछे ना कन्वेयर बेल्ट होती है, ऐसे तरह इस तरह की कन्वेयर बेल्ट होती है। तो अगर मैं एक टाइम पे नोट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 स्टेयर्स है, तो क्या होता है ना, उसमें एक नई सीढ़ी नीचे से ऐसे ऐसे आकर नई सीढ़ी बन जाती है, एक नई सीढ़ी बन जाती है। तो आप कहते हैं सर 7th स्टेयर आ गई, तो मैं कहता हूं नहीं, गलत। क्योंकि जैसे ही एक नई स्टेयर बनती है, पुरानी स्टेयर वहां से डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्योंकि बेल्ट की जो लेंथ है, ये बेल्ट होता है दरअसल, वो स्टेयर एक कन्वेयर बेल्ट में लगा होता है, उसकी फिक्स है। तो जैसे एक नई स्टेयर बनती है, वहां से एक पुरानी स्टेयर समीन एकदम समांतर हो जाती है, एकदम प्लेन हो जाती है। तो इसका मतलब किसी भी समय पर वहां पर 6 ही स्टेयर्स होंगे, 6 से ज्यादा स्टेयर नहीं होंगी। जैसे एक नया स्टेयर बनेगा, एक पुराना स्टेयर जाएगा, मतलब जितना ये फॉरवर्ड जा रहा है उतना ही बैकवर्ड जा रहा है, जितना ये फॉरवर्ड जा रहा है उतना ही बैकवर्ड जा रहा है। तो इक्विलिब्रियम क्या है? इट इज अ स्टेट एट विच, जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to the rate of backward reaction। ठीक है, इसको कैसे शो करते हैं हम लोग? इसको हम लोग शो करते हैं डबल स्टार से, डबल स्टार से, तो डबल हेडेड एरो से, सॉरी, डबल हेडेड एरो मतलब ऐसे। तो जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है, ये आगे वाला जो एरो है ना, ये क्या शो कर रहा है? आगे वाला एरो शो कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन, और पीछे वाला शो कर रहा है बैकवर्ड। तो ये दोनों एरोज बराबर हैं, डबल हेडेड एरो, ये दोनों एरोज बराबर है। जितना वो प्रोसेस आगे जा रहा है उतना ही प्रोसेस पीछे आ रहा है। ले भैया, न्यूट्रलाइज हो गया सारा इफेक्ट। रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, सारी चीजें एज इट इज वहीं पे रुक गई, अटक गई, बात ही खत्म हो गई। तो अब क्या करा जाए? व्हाट टू डू? इस स्टेज को इक्विलिब्रियम कहते हैं, जहां पर नो नेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इज ऑब्जर्व्ड। सो एट इक्विलिब्रियम, no net change in concentration is observed। कोई नेट चेंज नहीं होता कॉन्सेंट्रेशन पर। ठीक है, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, कोई चेंज नहीं होता। क्यों? कितना, जितना रिएक्टेंट जा रहा है उतना ही प्रोडक्ट जा रहा है, जितना आगे जा रहा है उतना ही पीछे जा रहा है। भैया कोई चेंज ही नहीं हो रहा कॉन्सेंट्रेशन पे, सेम है, एज इट इज है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर हम लोग डील करेंगे ना बेटा, इक्विलिब्रियम, ये दो भागों में करने जा रहे हैं। एक जिसमें हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम। मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने का मतलब है जिसमें आयंस नहीं होते। जैसे कंपाउंड्स हो गए, PCl5 कैसे टूटेगा, PCl3 और Cl2, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है? आपसे अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे सर ये मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स है, आयंस नहीं है। और एग्जांपल तो H2 प्लस हाफ O2 इक्विलिब्रियम में है H2O के। और एग्जांपल दो N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम में है 2NH3 के। ये सब जिसमें आयंस नहीं आ रहे वो मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम है। और दूसरा आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम बोले तो जिसमें आयंस डील करते हैं। जैसे HCl किस में टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस। जैसे NH3 में H2O डाल दोगे तो ये NH4 प्लस और OH माइनस बन जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? जैसे मैंने H2S ले लिया तो वो बनेगा HS माइनस और H प्लस।
तो ये सब आयंस में डील करता है। तो जहां पर आयंस की बात होती है उसे आयोनिक इक्विलिब्रियम, जहां पर आयंस की बात नहीं होती, मॉलिक्यूल की बात होती है, उसे मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम। तो पहले हम क्या शुरू करेंगे, मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम। तो मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम शुरू करते ही भाई सबसे पहले आप लोगों को क्या पढ़ना है कि इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है। एक वो जिसमें सारे रिएक्टिंग स्पीशीज या सारी स्पीशीज जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारे पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज का फेज सेम हो। फेज बोले तो स्टेट, फिजिकल स्टेट, या तो सॉलिड हो या तो लिक्विड हो या तो गैस हो, उसे होमोजीनियस कहते हैं। अगर सारे इक्वल ना हो, सारे सेम ना हो, उसे हेट्रोजीनियस कहते हैं। होमोजीनियस कौन होते हैं? ऑल द participating species are in सेम फेज। सारे पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज का फेज सेम हो। जैसे N2, छोटा सा G लिखना, G का मतलब गैस होता है, जैसे 3H2 गैस और ये इक्विलिब्रियम में है 2NH3 गैस। अब देख रहे हैं ये भी गैस है, वो भी गैस है, वो फाइनल प्रोडक्ट भी गैस है। तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, जिसमें सबका फेज एक जैसा है। पार्टिसिपेटिंग जो भी आइटम पार्टिसिपेट कर रही है, सबका फेज एक जैसा है, इसे हम कहते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। वहीं पर बेटा दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है इसका ऑपोजिट। ऑब्वियसली हर बचपन में बच्चों ने पढ़ा है, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब व्हेन द पार्टिसिपेटिंग ऑल द participating species are not in same phase. एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल बहुत फेमस है और एक एग्जाम्पल बहुत फेमस है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड होता है। अब जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल होता है जो सॉलिड। तो कैल्शियम कार्बोनेट देता है हमें CaO, ये सॉलिड है पर इसमें से गैस इवॉल्व होती है CO2 गैस। तो आप देख सकते हैं ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ध्यान से देखिए ये दोनों सॉलिड है पर ये CO2 गैस है। तो कोई एक भी गैस हुई या कोई एक भी दूसरे स्टेट का हुआ, दूसरे फेज का हुआ, फेज मतलब मैं इधर लिख देता हूं, फेज से मेरा मतलब है स्टेट, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट अगर सेम है तो होमोजीनियस, डिफरेंट है तो हेट्रोजीनियस। भैया ये मेरी रही दूसरी बात, ठीक है। और इसी के साथ चलते हैं आगे मेन चैप्टर की तरफ। तो मेन चैप्टर की तरफ चलते हुए हम पढ़ेंगे चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, ये हमारा पहला मेन पार्ट है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कुछ बच्चे पहले कर चुके हैं, मैंने कुछ बच्चों को पढ़ा दिया था, मैं जस्ट एक रिवाइंड ले रहा हूं पिछले वाले लेक्चर का ही एक थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को थोड़ा स्मूथनेस आ जाए, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन मैं बता रहा हूं, ये किसने प्रपोज किया था? ये प्रपोज किया था गुल्डबर्ग एंड वाज ने। गुल्डबर्ग और वाज इन दोनों ने लिया था। इन्होंने क्या कहा था बेटा? इन्होंने एक नई चीज का एक नया वर्ड इस्तेमाल किया था, वो वर्ड है एक्टिव मास। इन्होंने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया लोगों को। इन्होंने कहा कोई भी रिएक्शन का जो रेट है ना, स्पीड, कोई रिएक्शन कितनी तेजी से हो रहा है, कितनी तेजी से हो रहा है, इसका मतलब कोई रिएक्टेंट कितनी तेजी से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनना कितना स्पीडली हो रहा है, ये सब काम इट एंटायरली डिपेंड्स बच्चों ऑन व्हाट, ऑन द एक्टिव मास। एक्टिव मास मतलब कितना एक्टिव मास है, कितना मास एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यार, मैं कहता हूँ मेरे पास दिन में 24 घंटे है, मैं 24 घंटे काम करता हूँ, तो ये तो बकवास बात है, 8 घंटे तो मैं सोता हूँ। तो एक्चुअली मेरा एक्टिव टाइम क्या है? उसमें से मैं मोबाइल देखता हूँ कुछ समय, बाकी कुछ समय नहाना, कुछ समय खाना, ये सब भी तो है। तो एक्चुअली में मेरा एक्टिव टाइम अगर आप मुझसे पूछे तो वो 7-8 घंटा निकलता है या 9 घंटा निकलता मैक्स से। तो उन 8-9 घंटे में ही तो मैं काम कर रहा हूँ, बाकी टाइम में तो काम नहीं कर रहा हूँ ना मैं। तो वैसे कहने को मेरे पास दिन में 24 घंटा है, बट 24 घंटे में से एक्टिव टाइम कितना है? 7-8 घंटा।
इसी तरह से अगर मैं ये पार्ट रिएक्टेंट का ले रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये एक गोला है मेरे पास, गोला, ठीक है, इसको मुझे मशीन में, ये एक मशीन है जिसमें इधर कांटे लगे हुए हैं, और मुझे इस गोले को, एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है, मुझे इस गोले को स्क्रब करना है, स्क्रब मतलब पीसना है, चूरा करना है। तो जैसे मैं गोले को लाऊंगा, तो क्या गोला सारा का सारा एक बारी में चूरा बनेगा, एक बारी में स्क्रैप बनेगा, एक बारी में पिसेगा? नहीं। मेरा जवाब होगा सर, पहले ये वाला हिस्सा जो डायरेक्ट टच में होगा, पहले ये रिएक्शन करेगा, ये प्रोसेस में जाएगा, ये पहले पिसेगा, बाकी ये पूरा पार्ट एज इट इज रहेगा, इस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट हुआ एक्टिव मास। एक्टिव मास मतलब जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये बचा हुआ वाला क्या है, ये इनएक्टिव। बच्चों एक और एक्टिविटी से मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा एक्टिव मास क्या है। सपोज करो ये एक ब्लैंक पेज है और मेरे पास ये ब्रश है, ब्रश, ये एक मेरे पास वाटर कलर का ब्रश है। तो मैंने इसे कलर के अंदर डिप किया, मैंने इसको कलर के अंदर डिप किया और फिर इसे यूज करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसे वाइप आउट किया, यस, लेट मी टेक ये दिस थिंग, ओके, आई होप दिस विल वर्क। नहीं, ये काम नहीं करेगा ना। जैसे ही मैंने इसे वाइप आउट किया, इस वाइट पेज पे येलो कलर में डिप किया और इधर करा, तो सिर्फ इतना हिस्सा ही व्हाइट पेज का कलर्ड हुआ। फिर धीरे धीरे फिर एक बार ब्रश को डुबाया, फिर इतना हिस्सा कलर्ड हुआ। तो इसका मतलब क्या, एक बारी में मैंने ब्रश को कलर में दबाया और फिर उसे व्हाइट पेपर पे रखा, तो क्या पूरा व्हाइट पेपर एक बारी में पेंट हो जाएगा? मेरा जवाब होगा नहीं सर, एक बारी में कैसे हो पाएगा। तो जितना पेपर एक बारी में रिएक्ट हो रहा है, जितना पेपर एक बारी में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो कहलाता है उसका एक्टिव प्रोपोर्शन, एक्टिव पार्ट। इसी तरह से ब्रश को जब मैंने पानी में डाला, क्या पूरा ब्रश डूब गया इंक में? नहीं, सिर्फ इतना हिस्सा ही गया जिसमें उसमें हेयर्स होते हैं, सिर्फ वही वाला पार्ट जाता है कलर के अंदर, वो वाला पार्ट एक्टिव पार्ट है। तो उसका मतलब बच्चों, एक्टिव पार्ट का मतलब, एक्टिव मास का मतलब वो जो एक समय पर हिस्सा लेता है रिएक्शन में एक्टिवली, उसे हम कहते हैं एक्टिव मास। सो ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव मास। So what is active mass? The active mass means the mass which is actively participating at any moment of time। मतलब किसी भी समय पर कितना हिस्सा, कितना मास रिएक्टेंट का, द मास रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन रहा है, क्या इक्विलिब्रियम है? याद करिए, दिस इज इक्विलिब्रियम। रिएक्टेंट टर्न्स इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टर्न्स इनटू रिएक्टेंट। So at any moment of time, the part of reactant or the mass of reactant which is getting converted into product, that mass of reactant will be considered as active mass of reactant. And simultaneously the mass of product at any moment of time is getting converted back into reactant is going to be considered as active mass of product. I hope I am able to make it clear for you guys कि जितना पार्ट रिएक्टेंट, सारा का सारा रिएक्टेंट एक बारी में प्रोडक्ट नहीं बनता, ना ही सारा का सारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनता। भैया मैं एक ग्लास दूध पी रहा हूँ, आप मेरी बात को समझिए, इससे इजी एक्टिविटी नहीं होगी। मैं एक ग्लास दूध पी रहा हूँ, तो क्या मैं सारा दूध एक बारी में पी जाता हूँ? नहीं भैया, सबसे पहले ऊपर वाला लेयर दूध का आता है मेरे पास, फिर उसके बाद अगले सिप में अगला वाला लेयर जाता है। तो इसका मतलब जो ऊपर वाला लेयर जाता है, तो ऊपर वाला लेयर ही तो मेरे लिए एक्टिव मास हुआ। एक समय में मैं कितना गल्प कर सकता हूँ, वो उसका एक्टिव मास है। तो सारा का सारा दूध एक बारी में नहीं रिएक्ट हो रहा। तो इसी तरह से हर बार जितना पार्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट करे उसे एक्टिव मास कहते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो द मास विच इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन एनी मोमेंट ऑफ टाइम इज कंसिडर्ड एज एक्टिव मास। ये हमें समझना है। अच्छा, अब इन्होंने और
एक्सप्लेनेशन दिया गुल्डबर्ग और वाज साहब ने। उन्होंने कहा एक्टिव मास एक्चुअली में डिपेंड करता है स्टेट पर, स्टेट, फिजिकल स्टेट पर। इट डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट, ये फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। मतलब बोले तो अगर मैं सॉलिड की बात करता हूं तो सॉलिड का जो एक्टिव मास होता है वो होता है उसका सरफेस एरिया। ठीक है, एग्जाम्पल याद करिए, मैंने दिया था आप लोगों को। एग्जाम्पल क्या था, जैसे मान लीजिए मैंने पानी में एक क्यूब आइस डाल दी, तो सबसे पहले उस आइस का सरफेस एरिया, पहला ऊपर वाला, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो डिसॉल्व होगा, फिर उसके अंदर वाला हिस्सा डिसॉल्व होगा, फिर उसके अंदर वाला, फिर एक एक लेयर वाइज लेयर। पहले बर्फ ऊपर की पिघलेगी, फिर नेक्स्ट लेयर पिघलेगी, फिर नेक्स्ट लेयर। तो एक बारी में उसका एक सरफेस एरिया होगा सॉलिड्स का जो पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर मैं एक्टिव मास की बात करता हूं तो एक्टिव मास for solids will be the surface area, surface area होगा। ठीक है, for liquids, लिक्विड्स के लिए एक्टिव मास क्या होगा, हमने समझाया था, उसका कॉन्सेंट्रेशन, कितना पावर है। जैसे एसिड्स, मैंने आप लोगों को एग्जांपल कोट किया था, मैं दोबारा वही एग्जांपल कोट करूंगा। जैसे एसिड्स, अगर एसिड्स कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, इसका मतलब एक बारी में एसिड बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा। अगर एसिड में डाइल्यूट पानी डाल दो तो उसका रिएक्शन का प्रोपोर्शन कम हो जाएगा। इसका मतलब एक बारी में कितने एसिड के मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे वो डिपेंड करता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर। भाई एक बात बताइए ना, सिंपल सी बात बताता हूं। एक ग्लास में मैंने पानी भर लिया है और उसमें मैंने कलर चेंज होगा। कैसे कलर चेंज होगा? पानी में अगर मैं, ठंडे दिमाग से समझिएगा, पानी में अगर मैं थोड़ा सा ब्लू कलर डाल दूं तो वो पानी ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, डन। अगर मैं ब्लू कलर का अमाउंट ज्यादा डाल दूं तो वो ज्यादा तेजी से ब्लू होगा भाई, और वो डार्क होगा। और ज्यादा डाल दूं तो और ज्यादा तेजी से होगा। इसका मतलब कोई भी रिएक्शन जब लिक्विड के टर्म्स में होती है देन इट इज इंपॉर्टेंट कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। मैंने एक और एग्जांपल दिया था, याद करिए, डेटॉल का। क्या होता है, हमारी चोट वोट लग जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, उस चोट पे डेटॉल लगा देते हैं। तो डायरेक्ट डेटॉल लगाते हैं तो डेटॉल की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होती है। बहुत हाई होने की वजह से वो रिएक्शन बहुत विगरस करता है, तेजी से करता है भाई साहब, इतनी तेजी से करता है कि हमें जलन होती है बहुत तेजी से, उई भाई निकल जाता है, आवाजें निकालते हैं भाई साहब, भैया मम्मी क्या हो रहा है ये, एंड ऑल दैट। अच्छा, वहीं पर हमारी मदर क्या करती है, आवर मॉम्स यूजुअली डू दिस थिंग, कि उसमें डेटॉल के पहले कैप में थोड़ा सा डेटॉल लिया, फिर थोड़ा सा पानी डाल दिया, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया, उसके इफेक्ट को थोड़ा कम, फिर कॉटन से लगाते हैं, हमें अब जलन नहीं होती। क्यों नहीं जलन होती? क्योंकि अब डेटॉल उतनी तेजी से रिएक्ट नहीं कर रहा, अब उसका एक्शन हमने स्लो डाउन कर दिया। बिकॉज द एक्शन रेट, रिएक्शन कितनी तेजी से होना इज एंटायरली डिपेंड ऑन इट्स कॉन्सेंट्रेशन। ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन, ग्रेटर एक्टिवली इट विल वर्क। So it all depends on its concentration. Look. And similarly, when it comes to, gases. So what will be the active mass of gas? Their partial pressure. This is the only, criteria we are having for gas. Gas का और कुछ तो होता नहीं है, ना गैस का सरफेस एरिया होता है, ना गैस की कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो दिस इज the only thing we are left out. यही बच गया भाई हमारे लिए। गैसेस का हम एक्टिव मास कैसे निकालते हैं? उनके पार्शियल प्रेशर से। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि आप एक्टिव मास क्या है। देखो, अभी हमने लॉ ऑफ मास प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा। क्या होता है लॉ ऑफ मास प्रोपोर्शन, मैंने आपको नहीं बताया। गुल्डबर्ग और वाट साहब ने लॉ ऑफ मास एक्शन बताने से पहले बताया एक्टिव मास का कॉन्सेप्ट, कि एक्टिव मास क्या होता है यार। उन्होंने दुनिया को समझाया कि एक्टिव मास का मतलब है वो प्रपोर्शन, वो हिस्सा जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है किसी भी रिएक्शन में एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, और ये फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। बात अगर सॉलिड की होती है तो सॉलिड का एक्टिव मास होता है उसका सरफेस एरिया। और मैं आप लोग को बता दूं, सरफेस एरिया एक कांस्टेंट फिगर है। कांस्टेंट फिगर का मतलब क्या है? अगर मैं क्यूब की बात करता हूं तो उसका सरफेस एरिया 6a स्क्वायर है। अगर मैं सिलेंडर की बात करता हूं तो उसका सरफेस एरिया 2 पाई आर एच है। कोन की बात करता हूं उसका पाई आर एल है। ये सब फिक्स्ड है, कभी चेंज नहीं हो सकते, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कोई एक वैल्यू होगी k,
यहां पर हम उस कांस्टेंट को क्या मानते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कांस्टेंट के 1, 9, 8, 10, कोई भी एक वैल्यू होगी जो फिक्स होगी सरफेस एरिया, और यहां पर हम उसे यूनिटी मानते हैं, मतलब 1 मानते हैं। तो जब भी सॉलिड की बात आती है तो सॉलिड का एक्टिव मास मतलब 1, इतना हमें समझ लेना है इस पूरे चैप्टर में। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स का सरफेस एरिया उसका एक्टिव मास डिफाइन करता है, और सरफेस एरिया किसी भी सॉलिड का सरफेस एरिया कांस्टेंट फिगर है, वो कभी चेंज नहीं, एक फिक्स फार्मूला है। ये नहीं कि तुम्हारे पास सिलेंडर है, उसका सरफेस एरिया 2 पाई आर एच है, मेरे पास जो सरफेस एरिया सिलेंडर है उसका 3 पाई आर एच है। नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। if we are having the same solid, it will have the same surface area, उसका surface area भी same होगा। और यहाँ पर वो constant value को कुछ भी मान सकते हैं, but we are assuming in this whole chapter that this constant value will be unit 1 होगा, ये हम अपने आप से मान के चल रहे हैं। लिक्विड्स की बात आती है तो लिक्विड्स का एक्टिव मास होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, गैसेस की बात होती है तो उसका एक्टिव मास होता है पार्शियल प्रेशर। आई होप दिस मच इज क्लियर। इसके बाद चलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है सर, ये तो बताइए। अब तक आपने बताया है कि एक्टिव मास के, अभी तक आपने लॉ नहीं बताया, तो आइए लॉ को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional. The rate of reaction is directly proportional to the active mass. इसका मतलब जितना ज्यादा एक्टिव मास उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। बड़ा सिंपल है भाई, बड़ा सिंपल है। चलो इस बात को लेकर एक एग्जाम्पल प्लॉट करते हैं, ठीक है। मान लो ये एक ऐसी मशीन है कांटे वाली, एकदम जिसके पास लेके जाओगे ना भाई साहब एकदम श्रेड कर देगी, एकदम स्क्रैप चूरा कर देगी तुम्हें, ठीक है। मैंने 10 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम ए और बी दो बच्चों को मैंने आयरन दिया, 100 ग्राम। मैंने कहा जाओ इसे चूरा करके दिखाओ इस मशीन से। पहले बच्चे ने 100 ग्राम से एक स्फेयर बनाया, दूसरे बच्चे ने 100 ग्राम से एक क्यूबॉइड बनाया। ए बच्चा बी बच्चा, आप लोग मुझे बताइए दोनों का मास सेम है। अगर मैं मास, एक्टिव मास नहीं, टोटल मास, 100 ग्राम ये भी 100 ग्राम, आप मुझे बताइए दोनों में से जल्दी चूरा कौन हो जाए, ए या बी? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, ज्यादातर बच्चे भी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब। इसका मतलब, इसका रीजन आप लोग शायद जानते ही हैं, क्योंकि एक बारी में इसका इतना पार्ट रिएक्ट करेगा, फिर जब ये वाला पार्ट हो जाएगा तो ये वाला पार्ट करेगा, फिर ये वाला पार्ट करेगा, मैक्सिमम पार्ट आएगा, फिर मिनिमम हो जाएगा, फिर मिनिमम, और ये हर बार एक फिक्स इतना पार्ट इसका एक बारी में रिएक्ट होता है, जो बहुत ज्यादा है उसके मुकाबले। इसका मतलब सर दोनों का नेट मास सेम होने के बावजूद इसका एक्टिव मास ज्यादा है, एक्टिव मास ज्यादा है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ये फास्ट होगा, ये जल्दी होगा। तो इसका मतलब भैया सारी बातों की एक बात, इतने सारी एक्टिविटीज, इतने सारे एग्जाम्पल से हमारा बस मतलब एक ही चीज आपको समझाना था कि रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एक्टिव मास की। जितना ज्यादा एक्टिव मास उतनी तेजी से रिएक्शन होगी। इसका मतलब अगर एक रिएक्शन है A इज चेंजिंग इनटू B, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मैं मान लेता हूं ये लिक्विड है बाय डिफॉल्ट, देखो मैं क्या कहता हूं सॉलिड्स तो बहुत कम आएगा क्योंकि सॉलिड्स का तो यूनिटी 1 ही हो जाएगा, तो या तो कॉन्सेंट्रेशन आएगी या तो पार्शियल प्रेशर, या तो लिक्विड आएगा या तो गैस आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। तो बाय डिफॉल्ट हम हमेशा मान के चलेंगे कॉन्सेंट्रेशन, मतलब लिक्विड्स डोमिनेट करेगा इस चैप्टर में, ज्यादातर हमें लिक्विड्स देखने को मिलेंगे, और जब कॉन्सेंट्रेशन होती है तो कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे बिग ब्रैकेट्स में दिखाया जाता है। तो आप कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ऐसे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए तो ऐसे, ऐसे बिग ब्रैकेट्स का मतलब ही कॉन्सेंट्रेशन। सो देयर इज नो नीड टू राइट द कॉन्सेंट्रेशन वर्ड कंप्लीट, दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स itself defines concentration, ये अपने आप concentration को define करते हैं। तो rate of reaction directly proportional होगा A की concentration पर, मानते हैं मेरी बात? ये एक एग्जांपल। अगर कोई दूसरी रिएक्शन ले लूं जिसमें मैं A के 2 मोल्स ले लूं,
तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा एक बार इस ए के प्रोपोर्शनल एक्सक्यूज मी, एक बार इस ए के प्रोपोर्शनल, एक बार इस ए के प्रोपोर्शनल, दोनों के भैया, क्योंकि इसका एक्टिव मास दोनों का एक्टिव मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन। तो एक बार इसके प्रोपोर्शनल और एक बार इसके, दोनों बार दो ए हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों ए के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना सारा एक्टिव मास होगा दोनों ए का, उतना तेज होगा रिएक्शन। अब कल को मुझे कोई बच्चा कहता सर आप इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते थे? मैंने कहा कैसे बेटा, ये दो ए थे ना। तो उसने कहा सर आप सीधे ऐसे नहीं लिख सकते थे दो ए। मैंने कहा हाँ बेटा लिख सकता हूँ, इसमें तो कम मेहनत होगी। थैंक यू। उसने कहा फिर सर इसका रेट भी तो सर आप ऐसे लिख सकते थे ए की स्क्वायर, एक ही बारी में, क्योंकि दो ए हैं तो वो दो बार लिखा जाएगा, दो बार लिखा जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो स्क्वायर होगा। मैंने कहा हाँ बेटा ये तो सही आइडिया बताया तूने बेटा। तो मैंने कहा फिर इससे तो बहुत आसान हो जाएगा। का मान लो मेरे पास कोई एक रिएक्शन थी ए प्लस बी, सी बन रहा है, इसमें तीन रिएक्टेंट है और रेट ऑफ रिएक्शन तीनों के एक्टिव मास पर डिपेंड होगा, पहले ए, दूसरा ए और फिर बी पर, ऐसे होगा। तो उसने कहा सर फिर तो सारे को ऐसे लिखो ना आप, मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए प्लस बी आप डायरेक्ट उसको लिखो क्या, 2a प्लस बी गिव्स सी, ऐसे लिखो। और इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, सीधे लिखो ए की स्क्वायर, क्योंकि ए दो बार है और फिर बी एक बार है, सीधे ऐसे लिखो ना सर। मैंने कहा बुल जाए, बड़ी काम की बात कर दी भाई तूने। ए का स्क्वायर फिर बी, इसका मतलब जो भी इसके आगे होगा वो उसकी पावर बन जाएगी। बिल्कुल सही। इसका मतलब अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं जिसमें ए के ए मोल्स हैं और बी के बी मोल्स हैं और इससे प्रोडक्ट पी बन रहा है, तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन? देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी ए का पावर ए और बी की पावर बी, मतलब जो भी इसके आगे लिखा होगा ना भैया वो उसकी पावर बन जाएगी। इस आगे लिखने वाली आइटम को स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। जो आगे लिखा जाता है ना उसे इसका स्टोइशियोमेट्री, स्टोइशियोमेट्री मतलब बैलेंसिंग कोएफिशिएंट, ये कहलाते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो उसकी पावर बन जाएगी, उसकी पावर बन जाएगी। फेयर एनफ, आई होप ये समझ में आ गया है। अब इसी लॉ ऑफ मास एक्शन को आज आगे लेकर चलते हैं और आज के मेन कंटेंट ऑफ द डे पर आते हैं। तो व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द डे माय डियर? इट इज द इक्विलिब्रियम लॉ। लॉ ऑफ मास एक्शन को कनेक्ट करेंगे इक्विलिब्रियम लॉ से। आइए देखते हैं क्या है। तो हेडिंग डाल देता हूं मैं इक्विलिब्रियम लॉ, और आपको एक बेसिक रिएक्शन आप लोगों के साथ साझा करता हूं। मान लो वो रिएक्शन कुछ भी है आपके हिसाब से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी रिएक्शन आप लिख सकते हैं। जैसे A मोल्स ऑफ A, B मोल्स ऑफ B देगा C मोल्स ऑफ C और स्मॉल c मोल्स ऑफ C, D मोल्स ऑफ D। ये रिएक्शन है। इसका मतलब है A मोल्स कैपिटल A के, B मोल्स कैपिटल B के, C मोल्स कैपिटल C के, D मोल्स कैपिटल D के। अब इस रिएक्शन को मैं दो भागों में बांट रहा हूं, ठीक है? आप लोग देखेंगे वो दो भाग कौन से। दो केसेस बना देता हूं। केस वन, फॉरवर्ड रिएक्शन। इसका फॉरवर्ड रिएक्शन देखना है मुझे, सिर्फ फॉरवर्ड इस इक्विलिब्रियम का। तो वो क्या होगा, A प्लस A, B प्लस B बनेगा C प्लस D। मैंने इधर इक्विलिब्रियम का निशान नहीं लगाया क्योंकि मैं सिर्फ फॉरवर्ड को कंडीशन मान रहा हूं, सिर्फ फॉरवर्ड। तो इसका रेट क्या होगा, RF। RF मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, A की A और B की B। ठीक है, डील? ऐसे ही होगा। चेक कर लीजिए इसके फॉरवर्ड रिएक्शन कंपोनेंट को माना। फॉरवर्ड मतलब ये दोनों रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, और लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के एक्टिव मास पर डिपेंड करेगा।
और उसकी पावर हो जाएगी उसके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर, याद है ना, कोई जानता है ना आप लोग क्या इक्वल टू का निशान लगाएंगे, पर क्या करना है, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर इक्वल टू का निशान कब लगाएंगे? यस, कांस्टेंट लगाएंगे राइट हैंड साइड में, और वो कांस्टेंट क्या है? के एफ। के मतलब कांस्टेंट, एफ मतलब फॉरवर्ड। मैं लिख देता हूं इसे, इक्वेशन 1 मान लेता हूं, मैं लिख देता हूं वेयर आर एफ का मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और के एफ का मतलब है फॉरवर्ड कांस्टेंट। ठीक है, ये केस 1 हो गया भाई। लेट मी टेक अनदर कलर पेन फॉर केस 2। ओके, केस 2, बैकवर्ड। बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा भाई? बैकवर्ड वाला कंपोनेंट, उल्टा वाला कंपोनेंट देखेंगे, मतलब रिएक्शन को उल्टा कर दिया, C मोल्स ऑफ C, D मोल्स ऑफ D बना रहा है A मोल्स ऑफ A और B मोल्स ऑफ B। मैं बता दूं, मैं सिर्फ अभी बैकवर्ड वाले कंपोनेंट को देख रहा हूं, सिर्फ बैकवर्ड, पीछे वाले कंपोनेंट को देख रहा हूं। पीछे वाला मतलब ऐसा देख रहा हूं रिएक्शन, ऐसा उल्टा। उल्टे के लिए मेरे लिए ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, और ये दोनों प्रोडक्ट। उल्टे के लिए ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है उल्टे रिएक्शन के। इसलिए मैंने उल्टा करके लिखा। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? आरबी होगा, जैसे वो आरएफ था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये आरबी होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? सी की पावर सी के और डी की पावर डी के, क्योंकि यहां पर रिएक्टेंट सी और डी है, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से हम काम करेंगे। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर इक्वल टू लगा दिया, और के भी यहां पर कांस्टेंट है, के भी क्या है? बैकवर्ड कांस्टेंट। वेयर आरबी का मतलब है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और केबी का मतलब है बैकवर्ड कांस्टेंट। ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं अपने कोर पेन पर, ब्लू पेन पर, जिसमें हम मेन काम लिख रहे हैं। तो भैया ये चीज क्या है? ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड, मतलब कितनी तेजी से आगे जा रहा है। भैया ये चीज क्या है? रेट ऑफ बैकवर्ड, कितनी तेजी से पीछे आ रहा है। अब आप मुझे बताइए इक्विलिब्रियम के समय क्या होता है? इक्विलिब्रियम के समय क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों क्या हो जाते हैं? यस, इक्वल। फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इक्वल हो जाते हैं, बिल्कुल। तो इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के समय पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों बराबर आ जाते हैं। तो इक्वेशन 1 से लाते हैं के एफ ए की पावर ए, बी की पावर बी। इक्वेशन 2 से लाते हैं आरबी की वैल्यू, सी की पावर सी, डी की पावर डी। ठीक है, इक्वेशन 1 से लाए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख सकते हैं आप। अब क्या करेंगे? सारे कांस्टेंट्स को एक तरफ लाएंगे, मतलब वहां पर कौन है कांस्टेंट? के बी कांस्टेंट है, यहां पर कौन कांस्टेंट है? के एफ। तो इन दोनों को एक तरफ ले आओ, तो वहां के के बी को यहां ले आओ, वहां के के बी को यहां ले आओगे तो क्या बन जाएगा? के एफ अपॉन में के बी, और इन दोनों चीजों को वहां लेके जाओ। ये दोनों चीजें वहां जाएंगी तो क्या होगा? सी की पावर सी, डी की पावर डी, डिवाइडेड बाय ए की पावर ए और बी की पावर बी।
अब आप बताइए कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा भाई। एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट ही तो आएगा। तो इस कांस्टेंट को मैं मान लेता हूं के सी, ये मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। और ये किसके बराबर आएगा? सी की पावर सी, डी की पावर डी, अपॉन में ए की पावर ए और बी की पावर। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ना बेटा, इसमें क्या है, इसमें क्या दिखाया जा रहा है बेटा? इसमें ध्यान से देखो, हमने डिराइव किया है केसी, मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो इक्विलिब्रियम के समय है। ये दोनों क्या है? ऊपर के दोनों, ऊपर के दोनों है प्रोडक्ट्स, रिएक्शन के प्रोडक्ट्स। और ये दोनों क्या है जो नीचे हैं? ये है रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स, और उनकी पावर है जो उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। इसे इक्विलिब्रियम लॉ कहा जाता है, इसे इक्विलिब्रियम लॉ कहा जाता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देता हूं, जैसे N2 है गैस, 3H2 गैस, और ये इक्विलिब्रियम में है ट्वाइस ऑफ एमोनिया, NH3 का मतलब है अमोनिया गैस, इक्विलिब्रियम में। तो इसका अगर आपसे कोई केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखवाना चाहे, अब मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड की बात नहीं करूंगा, रेट ऑफ बैकवर्ड की बात नहीं करूंगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल होगा, क्योंकि पूरा चैप्टर में इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही इक्विलिब्रियम। तो हर बार वो इक्विलिब्रियम होगा, तो हर बार ये पूरी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर को लिख सकते हो, फाइनल इस आंसर को लिख सकते हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, केसी, और वो क्या होगा? ऊपर लिखे जाएंगे प्रोडक्ट्स, नीचे लिखे जाएंगे रिएक्टेंट्स। ऊपर लिखे जाएंगे प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट कौन है? ऊपर NH3 है, तो लिखा जाएगा NH3 का कॉन्सेंट्रेशन, और ये 2 है, तो 2 कहां चला जाएगा? पावर में। और नीचे डिवाइड होगा, डिवाइड में क्या लिखा जाएगा? डिवाइड में लिखा जाएगा रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या है? यहाँ पर N2 है और H2 है, तो N2 के आगे कुछ नहीं है, पर H2 के आगे 3 है, तो H2 की पावर 3 बन जाएगी। ये इक्विलिब्रियम लॉ है, ये एग्जाम्पल है इक्विलिब्रियम लॉ। एक और एग्जाम्पल करता हूं, जैसे H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम में है 2HI, बताइए तो इसका केसी क्या होगा? ऊपर लिखा जाएगा प्रोडक्ट की पावर उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो 2 है, उधर पावर 2 आ गया। नीचे क्या लिखे जाएंगे? रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स कौन है? एक बार H2 है, एक बार I2, नीचे दोनों लिखे जाएंगे। उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, नहीं है उसके केस में 1 लिखा जाएगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया आप लोगों को, ये सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इक्विलिब्रियम लॉ क्या कहता है? इक्विलिब्रियम लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम लॉ एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के समय, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के समय, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स एंड reactants with raised to the power of its stoichiometric coefficient, मतलब रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स, ऊपर रहेगा प्रोडक्ट, रेशियो मतलब होता है डिवाइड करना, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो मतलब ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशियो होगा विद रेज टू द पावर टू देयर ऑफ इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी है उनकी पावर बन जाएगी, इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होता है। जबकि while the constant is known as, कांस्टेंट को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कांस्टेंट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए आप लोग, अच्छी तरह से, अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। एक फाइनल बार ऐसे ही कोई रिएक्शन मान लेता हूं आर्बिट्रली,
RR A मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बन रहा है B मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम लॉ क्या कहता है? इक्विलिब्रियम लॉ कहता है द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है P, एंड रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है R, रेस टू दी पावर ऑफ इट्स स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो B का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन है? प्रोडक्ट का B, तो पावर आ जाएगी। रिएक्टेंट का कौन है A, तो आ जाएगा A। ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट है, मतलब ये जो रेशियो आएगा ये कांस्टेंट होगा, उसे मान लेता हूं Kc, और जिस रेशियो कांस्टेंट का नाम होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये है कहलाता है इक्विलिब्रियम लॉ। बहुत सिंपल है। ये तब है Kc, C का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम, K मतलब कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये नीचे छोटा सा C जो है ना, ये दिखा रहा है कि यहां पर हमने ऐसे ब्रैकेट लिए हैं। कौन मुझे बताएगा ऐसे ब्रैकेट का मतलब क्या है? अभी मैंने बताया था क्लास के शुरू में। यस, कॉन्सेंट्रेशन। तो ये सी भी कॉन्सेंट्रेशन को शो कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन एक्सप्रेस्ड इन कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन एक्सप्रेस्ड इन कॉन्सेंट्रेशन। वहीं पर मान लीजिए यही रिएक्शन को दोबारा लिख रहा हूं, इधर ये भी लिक्विड था, ये भी लिक्विड है, इधर ये भी गैस है और ये भी गैस है, दोनों गैस मान लिए मैंने। इधर दोनों लिक्विड्स थे, लिक्विड से तो कॉन्सेंट्रेशन है, इधर दोनों गैस है। अच्छा, गैस है तो क्या मैं इधर पार्शियल प्रेशर, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन लिखूंगा? नहीं, अगर प्रेशर दिया हुआ है तो क्या लिखूंगा? प्रेशर। इधर मान लीजिए B मोल्स ऑफ B बन रहा है, A मोल्स ऑफ A बन रहा है, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये क्या होगा? प्रेशर ऑफ B अपॉन में प्रेशर ऑफ A। याद करिए जैसे पीछे क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशंस थे जब, अगर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, अगर पार्शियल प्रेशर है तो पार्शियल प्रेशर को P से दिखाते हैं। अगर B की बात हो रही है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B, A की बात हो रही है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A। अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो B की कॉन्सेंट्रेशन ऐसे दिखाई जाएगी, A की कॉन्सेंट्रेशन ऐसे दिखाई जाएगी। अगर प्रोडक्ट P है तो ऐसे दिखाया जाएगा PP, PP मतलब प्रेशर ऑफ P, P मतलब प्रोडक्ट, और कॉन्सेंट्रेशन होती है ऐसे दिखाया जाएगा। रिएक्टेंट है तो ऐसे दिखाया जाएगा। तो इसका मतलब अगर B है तो प्रेशर ऐसे दिखाया जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऐसे। A है तो प्रेशर ऐसे दिखाया जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऐसे दिखाया जाएगा। प्रोडक्ट है तो ऐसे दिखाया जाएगा, पार्शियल प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन ऐसे दिखाया जाएगा। रिएक्टेंट की बात है तो ऐसे दिखाया जाएगा, पार्शियल प्रेशर, ऐसे दिखाया जाएगा रिएक्टेंट। ठीक है। अच्छा, इसकी पावर याद रखना, इसकी पावर क्या है? B की पावर क्या है? B हो जाएगी, और यहां पर पावर क्या हो जाएगी? A हो जाएगी, और ये कहलाएगा K। अब C नहीं कहलाएंगे, क्यों? क्योंकि C तो तब कहलाते हैं अगर ये कॉन्सेंट्रेशन होती। यहां पर क्या कहलाया जाएगा? P, KP कहलाया जाएगा, KP। तो KP का मतलब क्या है? K मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और P का मतलब है व्हेन एक्सप्रेस्ड इन पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर अगर शो किया जा रहा है, प्रेशर शो किया जा रहा है, P आएगा, कॉन्सेंट्रेशन शो कर रहे हैं, Kc आएगा। इसी का अगर हम मान लेते हैं इनके Kp लिखने होते तो कैसे लिखते Kp? तो बताइए तो जरा मुझे। Kp पहला वाला आता ऊपर NH3, प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। अच्छा, H2 के आगे 3 लिखा हुआ है तो उसकी पावर बन जाएगी। ठीक है। इधर क्या होगा अगर ये Kp होता? तो ये आता पार्शियल प्रेशर ऑफ Hi की पावर स्क्वायर। नहीं, ये स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं आएंगे। अच्छा क्वेश्चन पूछा।
स्क्वायर ब्रैकेट्स में सिर्फ कॉन्सेंट्रेशंस लिखी जाती है, ये नॉर्मल ब्रैकेट में आएंगे। इधर H2 है तो प्रेशर ऑफ H2 नॉर्मल ब्रैकेट, प्रेशर ऑफ I2 नॉर्मल ब्रैकेट, ऐसे लिखा जाएगा। भाई ये है आज की क्लास का जिस्ट, आज की क्लास का सार। ध्यान से देख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी को ये आ गया तो चैप्टर का एक अहम, जिसे कहते हैं ना, मोटा मोटा अमूमन आएगा कि पूरे चैप्टर में ये चीज आएगी, पूरे चैप्टर में वी विल डिस्कस दिस थिंग इन द होल चैप्टर। यही घूमता रहेगा के सी के पी के और ये समझ में आना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्दर चैप्टर। आगे के चैप्टर को समझने के लिए इसका समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी क्वेश्चन में पार्शियल प्रेशर दे रखा होगा, क्वेश्चन में प्रेशर दे रखा होगा, हमें केपी लिखना है। क्वेश्चन में कंसंट्रेशन दे रखी है, हमें केसी लिखना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में लिक्विड दे रखा है फिर भी गैस दे दिया प्रेशर, और गैस दे दिया फिर भी कॉन्सेंट्रेशन दे दी। तो एक्चुअली में हमें इन स्टेज को नहीं देखना, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है उसको फॉलो करना है। अगर क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है तो केसी, अगर क्वेश्चन में प्रेशर गिवन है तो केपी। बड़ा सिंपल सा लॉजिक, बड़ा सिंपल सा फंडा है। अब हम आखिरी टॉपिक की तरफ चल रहे हैं आज के क्लास की, और आखिरी टॉपिक है हमारा केसी और केपी के बीच में रिलेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ये आखिरी टॉपिक है, इसको ध्यान से देखेंगे। इट विल हार्डली टेक 5 मोर मिनट्स। आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करी है, मैं चाहता हूं कि आप लोग और 5 मिनट बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करें और रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी को देखकर आज के क्लास को, लेक्चर को सक्सेस करें। रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है यार? तो मैं उसी रिएक्शन को लेके चलूंगा जो एकदम रिएक्शन हमने पीछे कर। मान लिया मैंने A मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ले लिया है और B मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ले लिया है, कुछ भी। B मोल्स ऑफ B ले लिया, A मोल्स ऑफ A। तो अगर आपसे मुझसे कोई पूछे इसका केसी क्या है, तो आप झट से बोल देंगे केसी है B की पावर B अपॉन में A की पावर A। मैंने कहा बहुत इजी। मैंने कहा इसका केपी क्या होगा, तुमने कहा कोई इजी बात नहीं, पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A। मेरे ख्याल से ये तो समझ में आ ही गया होगा, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 मैं आगे चलाऊंगा इसलिए लिख नहीं रहा, ये दो बातें तो समझ में आ गई होंगी। बड़ा सिंपल सा लॉजिक। अब हमें एक फार्मूला पता है, जिसको नहीं पता वो समझ लो। आइडियल गैस की एक इक्वेशन थी, PV इज इक्वल्स टू nRT। ये आइडियल गैस की इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन। PV इज इक्वल्स टू nRT। अगर मैं यहां पर P छोड़ दूं तो N V अपॉन में V हो जाएगा RT। अगर आपको चैप्टर 1 की बात याद दिलाऊं तो चैप्टर 1 में आपने पढ़ रखा है N बाय V। व्हाट इज N बाय V? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। कोई मुझे बताएगा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। यस, मोलैरिटी। अगर किसी को याद नहीं है कोई बात नहीं, मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन होती है। मोलैरिटी को कैपिटल M या फिर C से भी डिनोट कर सकते हैं, मैं प्रेफर करूंगा CRT, वेयर C मतलब कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसका मतलब प्रेशर की जगह क्या लिख सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं। देयरफॉर अगर मुझसे पूछे कि प्रेशर ऑफ ए की जगह क्या लिख सकते हैं, तो मैं लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, आरटी लिख सकते हैं। बिल्कुल। प्रेशर ऑफ बी की जगह क्या लिख सकते हैं? कोई मुझे बताएगा प्रेशर ऑफ बी की जगह क्या लिख सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, आरटी। देखो ये फार्मूला यूज किया है मैंने, ये फार्मूला, प्रेशर इज इक्वल्स टू सी आर टी। सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन। अगर ए की बात हो रही है, ए के पी ए मतलब ए के पार्शियल प्रेशर, तो कॉन्सेंट्रेशन भी तो ए का ही होगा।
और कॉन्सेंट्रेशन ए का होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो सी ए नहीं लिखता मैं उसकी जगह, सी ए नहीं लिखता, कॉन्सेंट्रेशन की जगह कैपिटल ब्रैकेट्स होते हैं, मैंने बता दिया कैपिटल ब्रैकेट का मतलब ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, तो ए इंटू आर टी। इसी तरह से अगर मैं बी की बात करता हूं तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टी लिखा जाएगा। मेरे ख्याल से ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब हमें क्या करना है, पुट कर देना है इन वैल्यूज को इक्वेशन 2 में। पुट इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, Kp इज इक्वल्स टू Pb की जगह आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टी और पूरे की पावर बी। ध्यान से देखो ये आया है, ये प्रेशर ऑफ बी की जगह क्या आया है, प्रेशर ऑफ बी की जगह आया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टी और प्रेशर ऑफ बी के होल की पावर बी थी तो होल की पावर बी। इसी तरह से यहां पर नीचे आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, प्रेशर ऑफ ए की जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आर टी और होल की पावर ए, होल की पावर ए। केपी आ जाएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बी की पावर बी और आर टी की पावर बी, क्योंकि पूरे की पावर है ना, तो एक बार बी की पावर एक बार आर टी की पावर, दोनों को अलग अलग लिख दिया। इधर भी लिख दिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, आर टी की पावर ए। अब एक बात बताएं मुझे, इसकी जगह पर क्या आएगा, कोई मुझे बता पाएगा इसकी जगह पर क्या आएगा? आपको दिख रहा है क्या इसकी जगह पर? b की पावर b अपॉन में a की पावर a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, kc लिख सकते हैं, kc लिख सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब kc। और rt ऊपर भी b है नीचे भी b है, बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, तो डिवाइड में क्या होती है पावर्स, माइनस, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आ जाएगा kp इज इक्वल्स टू kc, rt की वैल्यू b क्या है, ये छोटा b क्या दिखा रहा है, छोटा b दिखाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और छोटा a क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। छोटा b मतलब दिखा रहा है कितने मोल्स हैं प्रोडक्ट के, और छोटा a दिखा रहा है कितने मोल्स हैं रिएक्टेंट के। तो हम b की जगह लिख सकते हैं np मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, a की जगह लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो फाइनली वी लैंडेड अप टू दिस सिचुएशन कि kp इज इक्वल्स टू kc, rt की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा n। डेल्टा n का मतलब क्या है, डेल्टा n का मतलब डिफरेंस, np माइनस na, nr number of moles of product minus number of moles of reactant, delta n change in number of moles, and this is our golden equation। यही रिलेशन हमारा मेन है, यही हमारा रिलेशन मेन है। इसका मतलब आप सभी बच्चों को ये ध्यान रखना है kp इज इक्वल्स टू kc, rt की पावर डेल्टा n है, जहां पर ये क्या है, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट expressed in partial pressure। kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट expressed in concentration। r का मतलब क्या है, r का मतलब है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, पूरे यूनिवर्स में ये एक ही रहेगा, गैस कांस्टेंट फिक्स है। इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। T का मतलब है टेम्परेचर, या 0.0821 बार लीटर पर मोल पर केल्विन भी होती है, ठीक है। और डेल्टा एन का मतलब है, डेल्टा एन का मतलब चेंज इन मोल्स ऑफ, चेंज इन मोल्स, चेंज इन मोल्स कैसे निकालेंगे, चेंज इन मोल्स निकालेंगे, डेल्टा एन निकालने का फॉर्मूला प्रोडक्ट के मोल्स में से रिएक्टेंट का मोल्स माइनस कर, ये।
तो ये है हमारा आज का गोल्डन इक्वेशन, और इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म कर रहे हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। यहाँ यहाँ से बेटा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, केपी केपी है सेम, इसकी जगह क्या आ चुका है इक्वेशन 1 से देखिए, केसी। ठीक है, अब देखो आर टी सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, तो बेस सेम है, जब बेस सेम होती है ना तो b माइनस ए कर देंगे। पावर जब ऊपर भी आर टी की पावर b है, नीचे भी आर टी की पावर a है, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है, तो इधर पावर माइनस हो जाती है। ठीक है भाई, ये वाला आ गया। अब b माइनस ए है, b क्या है, b है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, a क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो b की जगह मैं लिख सकता हूं np मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, a nr नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और इनको माइनस करके आएगा डेल्टा एन। डेल्टा एन मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। बताइए समझ में आ गया क्या? और किसी को कुछ पूछना है, कोई कुछ भी पूछना है, फील फ्री टू आस्क पूरे लेक्चर के दौरान। नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छी पढ़ाई करी, आज अच्छा काम हुआ। इस काम को प्लीज कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ तक आप लोगों से किसी भी बच्चे से रैंडमली मैं पूछूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ के भी आए। तो दिस इज इट फॉर टुडे एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय।